अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हमारा मौजू है इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ। इमरान खान के उस वक़ूए के अंदर एक शख्स जो है अपनी जान की बाजी हार गया, उसका मर्डर हो गया। इमरान खान को भी गोलियां लगीं और टांगों पर ज़ख्म आए, उनके साथी भी ज़ख्मी हुए और उसके साथ साथ कंटेनर के ऊपर भी गोलियां लगीं और कंटेनर तबाह हुआ, जिसके सिलसिले में एक मुल्क में पैनिक सा क्रिएट हो गया। और इमरान खान ने जो FIR में 3 अशख़ास के नाम लेकर कहा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। एक सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसके बाद वज़ीर दाखिला और तीसरा एक पुलिस आर्मी का ऑफिसर जो उसमें वक़ूए में इमरान खान के मुताबिक वो मुलव्विस हैं। इमरान खान के इस जो बयान के बाद मुल्क में एक खलबली सी मच गई और FIR के जो डिले का सिलसिला था वो शुरू हो गया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि FIR जो दर्ज हुई है वो है क्या, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाद में हम बताएंगे कि FIR का अंदराज इमरान खान का कानूनी हक है और या था, इस सिलसिले में क्या सेकंड FIR हो सकती है। इन तमाम के सवालात के जवाब इंशाअल्लाह हम इसी वीडियो में आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो मौजूदा FIR हुई है वो FIR क्या है, उसका मुद्दई कौन है, उसका मुल्जिम कौन है, उसकी कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि मुद्दई आमिर शहजाद जो पुलिस ऑफिसर है, उसकी मुद्दईयत में FIR का अंदराज हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट ने हुकूमत ने अपने ही स्टेट ने अपने ही तौर पर FIR दी। जब कोई FIR लेट हो जाती है तो वो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो जाता है। आमिर शहजाद जो पुलिस ऑफिसर है उसकी मुद्दत में हुआ। FIR का नंबर है 491/22 491/2022। ये FIR का नंबर है। पुलिस स्टेशन वजीराबाद सिटी में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वक़ूआ जो है यानी कि अक्रेंस वो कब होती है, केस का जो वक़ूए की अक्रेंस है या वक़ूआ है वो कब होता है, अक्रेंस के दिन कौन सा था और उस दिन तारीख कौन सी थी, ये FIR की बुनियादी जुज़्व होते हैं। 3/11/22 को ये वक़ूआ होता है और रिपोर्ट किया जाता है ये वक़ूआ 7/11/22 को। यानी कि जिस दिन ये रिपोर्ट होता है तो वक़ूए और रिपोर्ट के दरमियान जो वक्फा है, जो डिले है, जो ताख़ीर है, ये मुकदमे में बहुत सारी ख़राबियों का बहस बनता है। इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट हैं, बहुत सारे मुल्ज़िम इसी का फ़ायदा उठाकर मुकदमों में से बरी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकदमात में सेक्शन कौन सी लगाई गई हैं। इस मुकदमे में सेक्शन या जो दफ़ात हैं पाकिस्तान पीनल कोड या ज़ाब्ता फ़ौजदारी के जो दफ़ात हैं 302, 324, 440, ये दफ़ात पाकिस्तान पीनल कोड के तहत लगाई गई हैं। लेकिन ये वक़ूआ क्योंकि एक खौफ व हरास फैल गया था इस वक़ूए से और पूरे मुल्क में एक पैनिक क्रिएट हो गया था, तो इसके ऊपर दी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का जो अतलाक है वो भी हुआ। इस एंटी टेररिज्म एक्ट का जो सेक्शन 7 है वो भी इसके ऊपर लगाया गया। अब ये मुकदमा आम अदालत में नहीं चलेगा, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ये मुकदमा चलेगा और इसका जो प्रोसीजर है वो ही अडॉप्ट किया जाएगा। अब हम आते हैं कि जी इसमें एक बंदा कत्ल हो गया था, वो भी FIR के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है। कत्ल जो हुआ था वो उसका नाम था मुअज़्ज़म नामी बंदा कत्ल हो गया था। लेकिन जब ये FIR के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ कि एक नामालूम शख्स ने फायरिंग की और जो बाद में पकड़ा गया, तो बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम नवीद वल्द बशीर और उसकी जो कास्ट है वो महर है। वो उस बंदे को पकड़ने वाला, मौके पर पकड़ने वाला हसन इब्तिसाम नामी एक जो PTI का वर्कर है, उसने उस बंदे को पकड़ा और बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये किया कि जी उस बंदे का नाम नवीद है, तो इन्वेस्टिगेशन में आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं कि FIR, मोस्टली लोग कहते हैं जी FIR का मतलब क्या है। F कैपिटल है, I कैपिटल है, R कैपिटल है। जो F है ये कहता है कि जी फर्स्ट, I इंफॉर्मेशन, R फॉर रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी भी वक़ूए का जो पहला आंखों देखा हाल है, जो पहला हाल अहवाल है, वो कहते हैं जो सबसे पहले इंसान की जुबान से कोई अल्फाज निकलते हैं कहते हैं वो सच होता है।
इसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 154 CRPC के तहत ये मुख्तलिफ जजमेंट्स में एक बड़ी वाज़ेह जजमेंट है, जिसमें 2011 SCMR सफ़ा जो है 45, उसके पेज 45 के ऊपर ये वाज़ेह तौर पर ये बताया गया इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि किसी भी वक़ूए की FIR फ़ौरन दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन होती है, अब्रप्ट जो चीज़ें आती हैं सामने, अचानक जो आप बोल रहे होते हैं वो सच्चाई के करीब तरीन होते हैं, लेकिन वो जब वक़ूआ का कुछ टाइम गुजर जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें फैब्रिकेट हो जाती हैं, नए इंट्रोडक्शन आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो शामिल हो जाती हैं जो कानूनी लकूने पूरे हो जाते हैं या उसमें कुछ डिलीट हो जाता है। तो किसी भी वक़ूए की FIR फ़ौरन दर्ज करना, उसको फौरी तौर पर उसका अंदराज सेक्शन 154 की मैंडेटरी जो प्रोविज़न है, इसके तहत अंदराज बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि जो इमरान खान ने अगर सपोज़ 3 लोगों का नाम लिया कि ये वक़ूए में मुलव्वस हैं, तो इमरान खान का क्या राइट नहीं है कि वो उनको FIR में शामिल करे? जी बिल्कुल। आज तक जो कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में 154 और जो जजमेंट्स भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2022 में भी जजमेंट आ गई है और भी पहले भी जजमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तमाम ये आज तक ये कहा जाता है कि 154 के तहत पर्चे का अंदराज ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद ही 22AB में पर्चा नहीं होता। वो कहते हैं जी एविडेंस पूरी नहीं है। 22AB में आप जाते हैं, अंदराज नहीं होता, 22AB में जाते हैं, अंदराज, फिर भी आर्डर हो जाता है, उस आर्डर को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, वो फिर भी पर्चे को आर्डर को ख़त्म कर दिया जाता है कि ये पर्चा नहीं बनता। कानून दोनों तरफ है। कानून ये भी कहता है कि फौरी तौर पर अंदराज करें, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेलगमेट कर दिया जाता है, चीज़ों को उसमें बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, सच और झूठ का पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एविडेंस का सहारा लिया जाता है कि एविडेंस क्या है, कोई वाज़ेह एविडेंस मौजूद है। सबसे पहले तो पुलिस इसको देखती है कि एविडेंस मौजूद है तो उस शख्स के खिलाफ FIR की जाए। वक़ूए की FIR करना हर पुलिस ऑफिसर कर देता है, लेकिन मुद्दई की ख्वाहिश के मुताबिक FIR करने के ऊपर कुछ सवालात खड़े कर दिए जाते हैं। अब इमरान खान के जो फेवर में पॉइंट्स है वो ये हैं कि मुद्दई उसकी FIR फ़ौरन होनी चाहिए थी, जिन जिन के नाम लिए थे वो फ़ौरन वो नाम लिखे जाते, FIR अंदराज हो जाता, बाद की प्रोसीडिंग बाद में होती है। अगर कोई झूठी FIR हो तो उसके ऊपर इसमें कानून के अंदर सेक्शन 182 CRPC में वाज़ेह उसके एक चीज़ दे दी गई है, तरीकाकार बताया दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब बात आ जाती है कि अगर किसी बड़े ओहदेदारों के खिलाफ कोई FIR काट दी जाए, जैसे वज़ीर आज़म, गवर्नर, सदर या वटेवर, जो भी उसमें कुछ लोगों को इम्यूनिटी हासिल होती है, लेकिन वो इम्यूनिटी जो है वो ट्रायल की हद तक होती है कि बाद में उनका लेकिन FIR हो सकती है। इसी तरीके से पहले एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था उसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी पुलिस एंटी करप्शन वाले जब उसके डिपार्टमेंट को लिखेंगे, डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करेगा और बाद में FIR का अंदराज होगा। लेकिन बाद में बहुत सारी जजमेंट्स आ गई और उनमें बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्री FIR इंक्वायरी करें और बाद में आप FIR दें। कुछ महकमों में FIA में ये है कि पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद FIR होती है, लेकिन जो CRPC के तहत जो कानून है, जो जर्नल कानून मौजूद है, जो उसमें प्रोविज़न की जो मैंडेटरी प्रोविज़न है उस सेक्शन की, वो ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर को जब ज़बानी बताया जाए तो वो लिखने का पाबंद है, कोई लिख कर उसको एज इट इज़ लिख कर वो उसका जो उसके पास बुक होती है, बुक के अंदर फॉर्म होता है, उसको फॉर्म को वो फिल कर दे, उसके ऊपर वो अंदराज कर दे जो किसी शख्स ने दरख्वास्त पे लिख के दिया है और या औरल बताया है, तो वो उसको लिख कर उसमें बुक करने का उसको पाबंद है। उसमें लफ्ज़ शेल इस्तेमाल किया गया है। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर उसकी जो रिपोर्ट, जो अंदराज मुकदमा है, जो FIR है, वो मैंडेटरी है, लाजमी है, उसको अंदराज ज़रूरी है। इमरान खान के मुकदमे में जो कुछ माहिर कवानीन ये कहते हैं, कुछ मुक़्तदर हल्के भी ये कहते हैं कि अगर बड़े लोगों के ख़िलाफ़, यानी कि बड़े ओहदेदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के बड़े नामों के ख़िलाफ़ अगर इस तरह FIR का सिलसिला शुरू हो गया तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा।
फिर हर कोई उठेगा तो डीसी के खिलाफ एफआईआर करवा देगा, कोई एसी के खिलाफ एफआईआर करवा देगा, जिसको जिसके खिलाफ होगा तो वो कर देगा। वो कहते हैं कि पहले ठोस शवाहिद होना ज़रूरी है, अगर ठोस शवाहिद ना हो तो उस शख्स को एफआईआर में नॉमिनेट ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एफआईआर हो जाती है तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है और बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो उनके मुताबिक एफआईआर उन नामों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ ना देने का एक ये भी पॉइंट है। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ अदर, यानी कि जो कंप्लेनेंट साइड है, वो ये कहते हैं कि हमारा ये राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा जो सेटल्ड लॉ है वो हमारा राइट है, हम उसके मुताबिक इन लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, बाद में जो भी होता रहेगा। और पुलिस ऑफिसर के पास ये अख्तियार है कि वो एफआईआर कार्ड भी दे, किसी को नॉमिनेट भी कर दे, लेकिन फिर भी कह के मैंने इसको गिरफ्तार नहीं करा, तो कोई अदालत उसको मजबूर नहीं कर सकती कि इसको गिरफ्तार करो, क्योंकि उसे पता है कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्ट नहीं बनता। तो उसका जो गिरफ्तारी है वो इल्तवा में रख दी जाती है, वो उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और बाद में उसमें मुकदमे में से उसका स्टेप बाय स्टेप उसका अखराज भी हो जाता है। तो ये कानून इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है, लेकिन कुछ कम्प्लिकेशन इस हद तक हैं क्योंकि साथ साथ लॉ डेवलप करता है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी काफ़ी ज़्यादा जो इसकी इर्तका की बहुत सारी जो गुंजाइश मौजूद है, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है डेवलप करती रहती हैं। उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारी जो मालूमात हैं वो मिली होंगी कि सेक्शन 154 क्या कहता है, उसकी प्रोविज़न का मतलब क्या है। इसके बाद जो अंदराज मुकदमा में आप आते हैं तो अगर पुलिस आपका मुकदमा दर्ज नहीं करती तो आप अदालत का रुख करते हैं और 22AB की वहाँ दरख्वास्त देते हैं, और वहाँ भी अगर आपका नहीं होता फिर आप हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट भी नहीं करती फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और हाँ, 22AB के अंदर अगर सपोज़ आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर का हुक्म दे दिया गया है तो उस हुक्म को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और हाई कोर्ट ने बहुत सारे एफआईआर्स रोक देती है हाई कोर्ट। तो ये दोनों तरफ जो है ना एक कम्प्लिकेशन है, लॉ जो है मौजूद है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स होकर बहुत सारी चीज़ों को कम्प्लिकेशन की तरफ भी ले जाया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक झूठ का बहुत कल्चर है, इस तरह एविडेंस का होना ज़रूरी समझा जाता है बहुत सारे केसेस में, हाई प्रोफाइल केसेस में ख़ास तौर पर एहतियात बरती जाती है। तो ये दोनों तरफ के जो पॉइंट्स से मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है आगाही का ये सफ़र जारी रहेगा और आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह नेगेबान।